हे एवरीवन, वेलकम टू दी फोटोन एकेडमी। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 के साइंस का सेकेंड चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर इज बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे दुश्मन भी है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स होते क्या है। तो माइक्रोब्स यूनिसेल्युलर होते हैं। इसका मतलब कि उनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। दे आर नॉट लाइक अस। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल होती है जो कि सारे डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और उन्हें ज़िंदा रखती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम उन्हें नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। वो साइज में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप में देखने पर ही दिख पाते हैं। और कुछ मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है वो बहुत ही कम होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है कुछ एल्गी एंड फंगाई। तो फंगाई इज ऑलवेज मल्टी सेलुलर और फंगाई किसके अंदर आती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। हमारे हाथों पर, हमारी स्किन में, हमारी बॉडी के अंदर। इनफैक्ट जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह में इतने टाइम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जा चुके होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि वो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, जो कि है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ बैक्टीरियाज ही नहीं आती, उसमें ये 4 क्लासेस आ जाती है। तो आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं वायरसेस के ऊपर। तो आप कभी बीमार हुए होंगे और डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपके अंदर एक वायरस आ गया है जिसकी वजह से आपको बीमारी हो गई है, और वो वायरस भी आपको दिख नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो क्या ये वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? तो हाँ, वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्यों अलग है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि वायरसेस के अंदर कोई सेल नहीं होती, जबकि अभी जो हमने 4 ग्रुप्स देखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके अंदर तो एक सेल होती है, या फिर फंगाई और एल्गे में तो बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन वायरस में तो एक भी सेल नहीं होती। एंड वायरस पूरी तरह से जिंदा भी नहीं होता है, ना पूरी तरह से मरा हुआ होता है। तो वो क्या होता है? पार्शियली लिविंग। यानी कि वायरसेस जो है वो पूरी तरह से जिंदा भी नहीं है और पूरी तरह से मरा हुआ भी नहीं है। तो वायरस बना किससे होता होगा? तो वायरस का ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि वायरस के हेड के ऊपर ना एक बहुत सारी कोटिंग होती है, किसकी? प्रोटीन्स की। और इसी के अंदर उसके पास होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, या फिर उसके अंदर हो सकता है आरएनए, और ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए और आरएनए? तो आप मान लो कि न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? एक ऐसा ही, जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, जो कि ऐसे सर्कुलर वे में या फिर कैसे भी ना कॉइल्ड फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होता है। नाउ यू हैव हर्ड अबाउट कि तुम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो। तो या तो तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी मम्मी जैसी होती है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते किसकी वजह से है? ये कैरेक्टरिस्टिक इसी डीएनए यानी कि इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती है। यही डीएनए तुम्हारी बॉडी में डिसाइड करता है कि तुम्हारे नाक की शेप कैसी होगी, तुम्हारे हाथ कैसे होंगे, तुम्हारी हाइट कैसी होगी या फिर तुम्हारा कलर कैसा होगा। तो इसी तरह डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर एंड ह्यूमन बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग विद आरएनए। अब इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं कि वायरस हमारी बॉडी में घुसने के बाद हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे है ये हमारी ह्यूमन सेल और मान लीजिए कि इस ह्यूमन सेल के ऊपर आके बैठ गया ये हमारा वायरस और वायरस के अंदर का ये जो भी डीएनए है वो है और ये जो हमारी सेल है इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। इसे हम कह देते हैं होस्ट सेल जो कि हमारी सेल है और ये है होस्ट सेल के अंदर का होस्ट डीएनए और ये है वायरस का डीएनए। अब होता क्या है कि ये जो वायरस है ना ये धीरे धीरे अपना ये जो डीएनए है वो हमारी सेल पे लग जाता है और अपना डीएनए भेजता रहता है हमारे सेल के अंदर। अब ये जो वायरस का डीएनए था वो पहुंच गया हमारी सेल में और धीरे धीरे ये सेल से कहाँ पहुंच जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर और जाके हमारे ही ये जो होस्ट सेल का डीएनए था ना उसी डीएनए के साथ ये जो हमारे वायरस का डीएनए है वो जाके क्या हो जाता है अटैच हो जाता है। तो ये हमारे डीएनए के साथ मिक्सअप हो जाता है। अब हमारी बॉडी को तो हमारा डीएनए ही ऑपरेट करेगा और इसी डीएनए की अलग अलग कॉपीज बनेगी। तो क्या होता है कि वायरस का डीएनए जब इसके साथ आके जुड़ गया है अब हमारी बॉडी जो नए डीएनएस बनाती है वो कैसे बनाती है? वायरस के डीएनएस बनाती है। दैट मेक्स अस इल और वायरस के डीएनए की वजह से हम क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि कैसे वायरस बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी इन सबसे बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि एक तो ये जो वायरस है ये अपना ही डीएनए होस्ट की ही सेल से रेप्लिकेट करवाती है और उसी होस्ट को वापस से बीमार कर देती है। सो दिस इज़ हाउ अ डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस और यही वायरस का डीएनए पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है और हमें बीमार कर देती है। नाउ कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट ऑफ द कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। पोलियो और चिकन पॉक्स जो हो जाता है जिसकी आजकल वैक्सीन निकल गई है वो भी हमें किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से। लेकिन सिर्फ वायरसेस की वजह से ही सारी बीमारियां नहीं होती, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ से भी होती है। तो जो डाइसेंट्री डिसीज़ है एंड मलेरिया है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से। एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी वो किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हमारे अंदर आती है। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला डायग्राम है ऑफ बैक्टीरिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में बैक्टीरिया कैसी है? एकदम लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर में है और ये बैक्टीरियाज जो है वो हमें दिख नहीं पाती। ये जो फोटो है वो किससे लिया गया है? माइक्रोस्कोपिक व्यू से लिया गया है। नाउ बैक्टीरिया के बाद हमारे पास है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गी जिसमें ये है द डायग्राम ऑफ क्लेमिडोमोनास एंड ये है द डायग्राम ऑफ स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसे लंबी सी डंडी होती है और क्लेमिडोमोनास जो है वो सर्कुलर होता है विद दिस टू फ्लैजिलास। सेम
यहाँ पे दो प्रोटोजोआज है जिसमें है एक अमीबा जो अपने आप डिवाइड होता है बाइनरी फिजन से, और दूसरा डायग्राम दिया हुआ है पेरीमीशियम का जो कि एक टाइप ऑफ प्रोटोजोआ ही है। नाउ एट लास्ट देयर आर सम फंजाई जिसमें ये सबसे पहला है ऑफ ब्रेड मोल्ड। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब ब्रेड को हम बहुत दिनों तक ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं किसी मॉइस्ट क्लाइमेट के अंदर, तो ब्रेड के ऊपर ना ऐसे वाइटिश कलर का कंपाउंड आ जाता है एंड दस दैट कंपाउंड इज फंजाई ओनली। तो जो फंजाई लग जाती है ना ब्रेड के ऊपर वो कुछ ऐसी होती है। अब दूसरी फंजाई होती है पेनिसिलियम एंड दिस वन इज एस्परगिलस। अब डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि फंजाई जो है उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी सेल है। इसका मतलब फंजाई कैसा है, मल्टी सेलुलर है। जबकि जो हमने बैक्टीरिया देखा वो तो एकदम छोटा सा था जिसमें सिर्फ हमें एक ही सेल दिखा रही थी, और सेम प्रोटोजोआ में भी सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट थी। बट एल्गे के अंदर कुछ ऐसी एल्गीज एक्सेप्शन होती है जिनके अंदर मल्टी सेल्स होती है। सो एज यू हैव सीन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, फिर वो यूनिसेल्युलर होंगे, एक ही सेल प्रेजेंट होगी, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? तो जो हमारे माइक्रोब्स है वो सारे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो एक मार्शी लैंड हो, या फिर एक बहुत ही ठंडी सी जगह हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म सी जगह हो, या डेजर्ट्स हो। तो ये ऐसी कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाती है जहाँ पे ह्यूमंस तक सरवाइव नहीं कर पाते। और कुछ माइक्रोब्स तो ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे हाथ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इस वर्ल्ड में हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या माइक्रोब सिर्फ हमें बीमारी ही करते हैं? क्या वो हमारी हेल्थ के लिए बस खराब ही होते हैं, उनका कोई एडवांटेज नहीं होता? तो जैसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की हेडिंग पढ़ी थी दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, यानी कि उनसे हमें एडवांटेजेस भी मिलते हैं। वो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से हमें जो सारे एडवांटेजेस मिलते हैं वो हमें जिस तरह से यूज़फुल लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट कि ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। तो जो हम गंदगी करते हैं ना, आई मीन जो हमारे फ्रूट्स के पील्स होते हैं, जो डिग्रेडेबल चीज़ें होती है, ये जो सारी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये जो माइक्रोब्स है वो तोड़ तोड़ के बहुत ही छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, जो हमारे किसी काम के भी नहीं होते, उन पे ऊपर माइक्रोब्स वर्क करके उन ऑर्गेनिक वेस्ट को बहुत ही छोटे छोटे यूजेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके देते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो खराब ना हो, वो बिना यूज़ किए ना जाए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे मेन्योर को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम प्लांट वेस्ट, तो वो किसकी वजह से होता है, तो उनमें भी माइक्रोब्स का मेजर रोल होता है। नाउ द सेकेंड एडवांटेज इज दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड देन यूज्ड बाय प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि बीन्स हो गए, चने के प्लांट हो गए, इन सब के अंदर क्या होता है ना, इनकी रूट पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होती है जो वहीं पे रहती है उस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जिसमें दोनों को फायदा हो। मान लो कि तुम्हारे पास ना खाने के लिए है और तुम्हारे दोस्त के पास ना कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, तो तुम लोगों ने रिसेस टाइम पे क्या डिसाइड किया कि हम दोनों शेयर करके खाना खा लेंगे मेरे टिफिन से, और दोनों शेयर करके कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे तेरे शेयर से। यानी कि तुम दोनों को फायदा हो रहा है,
तुम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। तो वैसे ही ये जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करती है, उस प्लांट के साथ रहती है। प्लांट जो है वो रूट में उसको रहने के लिए जगह देता है, और बदले में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उसको कन्वर्ट करके देती है इनटू अमोनिया। और फिर ये जो अमोनिया है ना, वो बहुत ही इजीली सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में फिक्स हो जाती है, और प्लांट उसको ग्रो करते टाइम अपने लिए यूज़ कर सकता है, जिससे उसके प्रोडक्ट में नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। नाउ दिस इज हाउ ये जो दोनों बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट है, ये दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आगे एडवांटेजेस है ऑफ दिस माइक्रोब्स। अब एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जो हम हमारे घर में ही यूज करते हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी मम्मी ना रात को कुछ तो दूध में मिला देती है, और सुबह तक जब आप उसको देखते हो तो वो दूध ना दही बन चुका होता है। तो इसमें भी कौन हेल्प करती है? माइक्रोब्स। कैसे? तो मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज नेम्ड एज लैक्टोज, और एक माइक्रोब होता है जिसका नाम ही होता है लैक्टोबैसिलस, एंड दिस इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होती है वो जाती है और उस मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देती है? कर्ड में। यानी कि उसके अंदर जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट थी उस पे लैक्टोबैसिलस वर्क करती है, और मिल्क के अंदर का जो सारा प्रोटीन होता है ना, उसको कोगुलेट कर देती है, मतलब उसको क्या करती है, एक साथ ले आती है। और इसकी वजह से वो जो दूध था वो फट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। नाउ आपने देखा होगा कि बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का एक बहुत ही मेजर रोल होता है, क्योंकि जो ब्रेड्स, केक आप लोग खाते हो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, और आप अगर उसको तोड़ के देखोगे तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे छोटे 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 होल्स बने हुए होंगे, और उसी होल्स की वजह से ना उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो सॉफ्ट भी लगते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? ईस्ट की वजह से। क्या होता है कि जब हम आटे के अंदर ईस्ट को मिक्स करते हैं तो वो ईस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? उस फ्लावर को बना देता है ब्रेड और केक। यानी कि फ्लावर के अंदर ईस्ट डालने से हम बहुत ही अच्छे ब्रेड और केक्स को बना सकते हैं। अब सिर्फ ईस्ट डालने से हमारे पास इतना स्पॉन्जी ब्रेड या फिर केक कैसे बन के रेडी हो जाता है? तो ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है बहुत ही जल्दी जल्दी। जब हम उसको फ्लावर में डाल देते हैं और उसको ढक के रेस्ट पे रख देते हैं, तब उस टाइम पे ईस्ट ना बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाने लगता है। और इस दौरान वो क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 गैस। तो जैसे हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और CO2 को बाहर की साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही ईस्ट जब रिप्रोडक्शन करता है तब वो CO2 को भी बाहर रिलीज करता है, और यही CO2 उस ब्रेड के अंदर बहुत सारे होल्स बना देता है, उसको स्पंजी बना देता है, जिसकी वजह से जो तुमने आटा लगाया था वो आटा फूल जाता है। ऐसे ही बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन। और आपने बहुत बार देखा होगा कि घर पे जब आपके ढोकला, इडली, डोसा, ये सारी जो डिशेस बनती है, इनके लिए आपकी मम्मी जो है वो बैटर को बाहर धूप में रखती है फॉर फर्मेंटेशन। और एक दिन बाद जब आप उसको मतलब आप जब उसको कुक करोगे तो वो जो बैटर होता है ना वो अपनी साइज से डबल हो जाता है, वो फूल जाता है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि बाहर वॉर्म में जब हम उसको रखते हैं ना, तो बहुत सारी बैक्टीरियाज उसके ऊपर काम करती है, और उन्हीं की वजह से वो जो आपका बैटर है इडली का, उसमें फर्मेंटेशन आती है और वो बहुत ही अच्छे से क्या हो जाता है? फूल चुका होता है, जिससे इडलीज भी बहुत ही फ्लफी बनती है और उनके अंदर बहुत सारा CO2 प्रेजेंट होता है। दैट CO2 मेक्स इट सो सॉफ्ट एंड फ्लफी। अब ये जो सारा काम है ना वो विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है।
अब तुम लोग बिना ऑक्सीजन के तो कोई काम कर नहीं सकते। यू रिक्वायर्स ऑक्सीजन, राइट? अगर 2 मिनट क्या, अगर 2 सेकेंड भी आपको ऑक्सीजन ना दिया जाए तो यू कैन ब्रीथ प्रॉपरली। लेकिन ये जो सारी बैक्टीरिया और ईस्ट अपना काम कर रही है इन फर्मेंटेशन, वो बिना ऑक्सीजन के यूज के अपना काम कर रही है। अब ये तो थे हमारे हाउस होल्ड कोर्स जो हम घर पे करते थे। अब जो कमर्शियल लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे बहुत सारे यूजेस होते हैं ऑफ माइक्रोब्स। द फर्स्ट यूजेस क्या होता है, इसी ईस्ट को हम यूज करते हैं टू मेक एल्कोहल एंड वाइन। एंड ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई। अब क्या होता है कि जो नेचुरल शुगर्स होती है, जैसे कि बार्ली, वीट, राइस और बहुत सारे स्वीटेंड फ्रूट जूसेस जो होते हैं ना, उनके अंदर ईस्ट को डाल दिया जाता है और उनको एकदम मॉइस्ट क्लाइमेट में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। एंड रिप्रोडक्शन के दौरान वो CO2 एज अ प्रोडक्ट रिलीज करता है। ऑल्सो वो एल्कोहल भी उसको बना देता है। यानी कि फ्रूट जूसेस के अंदर ईस्ट को ऐड करने से वो अल्कोहल रिलीज करेगा। उस जूस को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल एंड वाइन में। तो ये जो अल्कोहल कमर्शियल लेवल पे बनता है फैक्ट्रीज में, उसमें भी कौन यूजफुल है? माइक्रोब्स। ना सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, माइक्रोब्स की हेल्प से जो घर में विनेगर यूज होता है ना, वो विनेगर भी माइक्रोब्स से ही बनता है। तो विनेगर इज अ प्रिजर्वेटिव जो कि अचार में भी डाला जाता है ताकि अचार की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। या फिर बहुत सारी चाइनीज आइटम्स में भी विनेगर का ना यूज होता है ताकि उनका टेस्ट इनहेंस हो। तो ये जो विनेगर है वो भी किससे बनाया जाता है? ईस्ट से। Now, this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो जैसे हमने देखा कि जो फ्रूट्स के अंदर जो नेचुरल शुगर होती है, उसको जब तुमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। एंड लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो जिन्होंने फर्मेंटेशन टर्म को डिस्कवर किया था, उनका नाम था लुइस पास्चर। इन 1857 ही डिस्कवर्ड द टर्म फर्मेंटेशन। तो ये तो थे हमारे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट यूज इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेडिसिन वर्ल्ड है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो एंटीबायोटिक्स, जो दवाइयाँ है, वो भी किसकी वजह से बनाई जाती है? बैक्टीरिया और फंजाई को यूज करके। ना व्हाट एग्जैक्टली एंटीबायोटिक इज? तो अगर हम इस वर्ड को तोड़े, स्प्लिट करें, तो हमें इसके 2 मीनिंग्स मिलते हैं। एंटी का मतलब होगा अगेंस्ट एंड बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। दैट मीन्स अगेंस्ट लाइफ। तो क्या ये हमारी लाइफ के खिलाफ है? नहीं, ये हमारी नहीं, वायरस की लाइफ के खिलाफ है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि कैसे वायरस हमारी बॉडी में जाके DNA को रेप्लिकेट करता है और उसी की वजह से हमारी बॉडी में वायरस का ही DNA बनने लग जाता है और हमारी बॉडी के सेल्स वीक हो जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हमारे पास होते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको लेने से जो एंटीबायोटिक्स है वो वायरस को मार देते हैं। तो ये तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वायरसेस, क्योंकि ये वायरस हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है एंटीबायोटिक, ये भी हमें किससे मिली है? बैक्टीरिया एंड फंजाई से। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत ही ब्रीफली पता चलेगा कि कैसे बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स। नाउ एग्जाम्पल है कुछ: टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये 3 टाइप की एंटीबायोटिक का मेंशन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट यूज इज इन वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब कोविड आया था तब कितना ज़्यादा साइंटिस्ट जो है वो मेहनत कर रहे थे इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए। तो यूजुअली आपको तब थोड़ा इतना आइडिया था कि वैक्सीन देने से जो बीमारी है वो चली जाती है। तो ये वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है?
और इस वैक्सीन में माइक्रोब्स का क्या काम है? नाउ सबसे पहली टर्म ये समझिए कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी के पास इतनी एफिशिएंसी होती है ना कि बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एंटीबॉडीज जो होती है वो उस वायरस के खिलाफ, उस पैथोजन के खिलाफ लड़ती है और हमें उस वायरस से छुड़वाती है। यानी कि हमारी बॉडी में खुद इतनी पोटेंसी है कि वो हमें बचा सकती है किसी भी बीमारी से। अब वैक्सीन काम कैसे करती है ये देखते हैं। नाउ दिस वाज योर बॉडी, दिस इज होस्ट बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस बॉडी पे ना किसी पैथोजन ने आके अटैक कर दिया, राइट। वायरस घुस गया तुम्हारे अंदर। तो क्या होता है कि ये जो बॉडी है इसके अंदर के जो सेल्स है, जो WBCs है ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और यही WBCs अपनी तरफ से एक एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगे। तो एंटी का मतलब तो आपका पता सॉरी तो एंटी का मतलब तो आपको पता था कि अगेंस्ट। सो दैट इज कि ये जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उस पैथोजन के अगेंस्ट उससे फाइट करेगी, उसको हराने की कोशिश करेगी। तो यही होता है बॉडी में कि जो आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन आया है और होस्ट की जो बॉडी है उसके WBCs उसी पैथोजन के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बना लेते हैं जो कि फाइट करती है अगेंस्ट दैट पैथोजन, ताकि तुम्हारी बॉडी को कोई भी हार्म वो ना कर सके। अब यूजुअली होता क्या है कि जब एक पैथोजन आया और बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई तो तुम्हारी मेमोरी में एक रिकॉर्ड सेट हो जाता है कि ये पैथोजन है और इसके थ्रू हमें एक ऐसी एंटीबॉडी बनानी है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल इफ वी टेक कोरोना का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये पैथोजन मान लीजिए ना कोविड का वायरस था, तो ये भी हमारी बॉडी में घुसा। तो हमारी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई उन एंटीबॉडीज का मेमोरी में रिकॉर्ड होता है। और जब अगली बार मान लो कि यही कोविड के वायरस वापस से तुम्हें इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे एंटीबॉडीज बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी मेमोरी है। उसको तो पता है कि इस वायरस के लिए नहीं सॉरी उसको तो पता है कि इस वायरस के लिए मुझे कौन से काइंड ऑफ एंटीबॉडीज बनानी है। उसके पास एक मेमोरी सेट हो गई है कि अच्छा हाँ एक टाइम पे ऐसा वायरस तो मैंने देखा था और उससे लड़ने के लिए मैंने ऐसी काइंड ऑफ एंटीबॉडीज बना भी ली थी। तो वैक्सीन भी सेम ऐसे ही काम करती है। क्या होता है कि एक ह्यूमन की बॉडी है, इस पे तुमने एक पैथोजन को जानबूझ के बाहर से डाला, लेकिन ये पैथोजन बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ये या तो अधमरा होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा लेस इफ़ेक्टिव होगा। तो ऐसे ही जब कोरोना के टाइम पे वैक्सीन दी जा रही थी तो ये जो कोविड का वायरस है जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है वही तुम्हारी बॉडी में डाला गया। अब बॉडी में इसके खिलाफ क्या बनती गई? एंटीबॉडीज़ बनती गई और अब ये तुम्हारी मेमोरी में जाके रिकॉर्ड हो गया कि हाँ एक टाइम पे कोविड का वायरस आया था और मैंने ऐसी एंटीबॉडीज बना ली थी। तो अब जब सही में तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा कोविड वायरस आएगा विच वॉज वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ, तो तुम्हारी बॉडी को पहले से पता होगा कि अरे हाँ ऐसा कोविड का वायरस तो मेरे अंदर पहले ही आ चुका है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, मुझे पता है कि उसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो तब तुम्हारी बॉडी बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी और ये एंटीबॉडीज़ मिलके इस कोरोना के वायरस से लड़के धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देगी। सो दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। और इसीलिए वैक्सीन भी किसकी वजह से बनाई जाती है? इन्हीं बैक्टीरिया, इन्हीं पैथोजन की वजह से जो खुद तुम्हें क्या कर रहे हैं? डिसीज दे रहे हैं। तो इन्हीं डिजीज प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूस नहीं, ऐसे ही डिजीज को देने वाले ये जो सारे माइक्रोब्स होते हैं, इन्हीं सब की हेल्प से तुम्हारी बॉडी ने वैक्सीन बना ली और यही वैक्सीन आगे जाके काम आएगी उन्हीं माइक्रोब्स से लड़ने के लिए। ऐसे ही वैक्सीन्स भी किससे बनी? माइक्रोब्स से। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब जैसे प्लांट के वेस्ट है या फिर प्लांट का वेस्ट इज लाइक कि जो झड़े हुए पत्ते हैं जो मर चुके हैं
या फिर जो प्लांट बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और अब वो झड़ गया है, तो इसके जो प्लांट वेस्ट होते हैं उनके ऊपर भी माइक्रोब्स काम करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेन्योर में। एंड मेन्योर किस में हेल्प करता है, फॉर सॉइल नरिशमेंट, फॉर सॉइल रिप्लेनिशमेंट, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस करने में। और यही न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ग्रो हो रहा है उस सॉइल में, वो उसको क्या करता है, अपनी तरफ ले लेता है। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वो यूज करके एक प्लांट बना लेता है। ऐसे ही जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर कोई एनिमल मर जाता है, बर्ड्स मर जाता है, या फिर ह्यूमन बींग्स की भी जो डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर माइक्रोब्स लग के इस बड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे 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 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और कुछ न्यूट्रिएंट्स में। और यही न्यूट्रिएंट्स वापस किस में घुल जाते हैं, सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर घुल जाने की वजह से सॉइल में जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर अ बेटर यील्ड।